Many congratulations, Dhruv, for clearing NEET in the first attempt. थैंक यू मैम। How's the feeling? कैसा लग रहा था? Did you expect it कि हो जाएगा पहले attempt? इतनी श्योरिटी तो नहीं थी मैम, लेकिन कुछ टाइम के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना, तो लगा कि शायद हो जाए। Okay. Walk us through your journey. Like कैसे रहे हो? How was your school? स्कूल में तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट में था। स्कूल में बस एग्जाम का था, ऐसा तो और कुछ नहीं था। पर वो पढ़ाई का जो मेन था वो सारा इंस्टीट्यूट के थ्रू। शुरू में तो डाउनफॉल था स्कोर का बहुत अच्छा खासा, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट के कारण वो गेन हो गया था। तो आपने 9th में ज्वाइन किया था ना जेनेसिस एजुकेट्स? हाँ जी मैम। तो उस टाइम पे you were around an average scorer, I believe. यस मैम, 65% आए थे मेरे। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने पेरेंट्स भी सेटिस्फाई नहीं थे कि 9th क्लास में इतना स्कोर गिर रहा है और मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, वो पॉसिबल ही नहीं था। 65% in 9th class. तो वो Okay. पॉसिबल था, बिलो एवरेज था, एवरेज भी नहीं। तो फिर जेनेसिस के बारे में पता चला पापा जी को, उसके बाद ज्वाइन करा, फिर नियरली इम्प्रूव करके 86.4% मेरे आ गए थे 10th क्लास में। Okay. एक ही ईयर में इतनी इम्प्रूवमेंट? हाँ जी मैम, वो कॉम्पिटिशन क्लास में अच्छे खासे बच्चे थे, कंपटीशन करा था सबसे, तो धीरे धीरे स्कोर जो था वो गेन होता था। डेफिनेटली। टीचर्स का आपको क्या लगता है क्या रोल था जूनियर क्लासेस में 9th 10th? टीचर्स एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करते थे, जो जो मेरी गलतियाँ थी, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिसमें था कि हाँ ये आता है, तो उसके भी पॉइंट करा था कि ये गलत है, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और जो पीटीएम होती थी उसमें भी रेगुलरली सारे टेस्ट का जो मेरा स्कोर था कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वो पेरेंट्स को सब बताते थे। तो उससे मुझे भी अंदाज़ा होता है कि मेरा स्टैंड ऑलरेडी कहाँ पे है, कि वो एवरेज है, बिलो एवरेज है या अच्छा चल रहा है। ओके। तो उसके बाद फिर +1 +2 में आपने जेनेसिस ही क्यों कंटिन्यू की? जब आपका स्कोर इतना अच्छा आ गया तो उसके बाद डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे कि और दूसरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर व्हाई डिड यू स्टिक टू जेनेसिस? वो कॉन्फिडेंस और वो फ्रेंडली नेचर जो था, वो फिर नए स्टूडेंट जाता वापस बन पाए ना बन पाए, ऑलरेडी मैं एक शाय स्टूडेंट हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस जो था जेनेसिस के साथ, तो वही कंटिन्यू करने की मैंने फिर प्लान करा था कि ऑलरेडी मैं बहुत इंप्रूव कर चुका था 10th क्लास में, तो इसलिए फिर मैंने जेनेसिस चूज करा, चेंज करने का ऐसा कुछ था। ओके, मतलब आपके दिमाग में एक बार भी थॉट भी नहीं आया कि किसी ने बोला हो तो एक बार सोच लिया जाए, तो वैसा भी थॉट नहीं आया? बोलना था, लेकिन मेरा जिंदगी में सबको अपना अपना होता है। वो थे अच्छे खासे नंबर रैंकर्स, और मेरा ऐसा नहीं था। मैं जितना इम्प्रूव करना था मेरा जेनेसिस के थ्रू ही होएगा, तो फिर मैंने अपना चुपचाप जेनेसिस का प्लस मतलब इतना ट्रस्ट आपका कैसे बिल्ड हुआ कि जेनेसिस ही होगा? इज इट बिकॉज कि 9 to 10th में ही इतना लीप जब आपने देख लिया था तो यू सॉ कि इतनी इंप्रूवमेंट अगर 1 ईयर में हो सकती है? ये भी एक रीजन था। दूसरा कंपटीशन का भी था, क्योंकि बैचेस में अच्छे खासे बच्चे थे, तो उसमें जब 20-30 बच्चों में आपकी रैंक 6-7 आ रही है, 10 में आ रही है, तो उससे आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है बैचेस के कंपैरिजन। तो उससे धीरे धीरे इम्प्रूव करा, फिर स्कूल में भी ऐसे इम्प्रूवमेंट होती रही। तो शुरू में तो नहीं लगा था कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन 5-6 मंथ्स जब हो गए थे जेनेसिस के साथ, तब इम्प्रूवमेंट का मेरे को अपना खुद की इम्प्रूवमेंट का पता चला था। उससे फिर मैंने सोचा कि कंटिन्यू ही करना है, चेंज करने का ऐसा कुछ था। ओके। एंड स्कूल में आप किस तरह के स्टूडेंट थे? स्कूल में मैम शाही था, ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे, फ्रेंड सर्कल था बट लिमिटेड था। बात सबसे होती थी, लेकिन जो थे बेस्ट फ्रेंड्स हुए उनसे बहुत थोड़ी बहुत बातें हुई, ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा। ये डॉक्टर बनने का सपना आपका खुद का था या फिर पेरेंट्स का था, कैसे आया? इनिशियली तो पापा का ही था। 7th-8th क्लास में मुझे पता चला था, तब मेरे को ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टरी में। टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। पापा ऑलरेडी डॉक्टर है। अच्छा, ओके। और मम्मा टीचर है। मम्मा पापा दोनों ने कलेक्टिवली डिसाइड करके कहा था कि डॉक्टर का ही जाएगा, डॉक्टर का ही करना है। तो एज सच इनिशियली तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद खुद से जब उस फील्ड के बारे में और नॉलेज होती रही, तो इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था, तो फिर उसको ही परस्यू करा था। तो मतलब एक बार तो हेजिटेशन होगी ना कि 8-9 में जब स्कोर नहीं आ रहा तो डॉक्टर नीट क्लियर करना, इतने एस्पिरेंट्स होते हैं, लैक्स ऑफ पीपल अपेयर, एंड इतनी जो न्यूज़ भी डिस्टर्बिंग सी आती है, तो फिर कैसे, हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू ऑल दोस? इनिशियली जब 11th में आया था तब ये हुआ था कि स्कोर में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 450 या 500 तक तो क्रॉस हो जाएगा 70। फर्स्ट जेनेसिस के मॉक टेस्ट में? हां, फर्स्ट जेनेसिस के मॉक में, लेकिन वो 232 थे। ओके, यू स्टिल रिमेंबर द स्कोर? हां, लीस्ट स्कोर था पूरी क्लास में मेरा। तो उसमें बहुत ब्रेक डाउन हुआ था कि इतना कम कैसे हो गया, एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतना होगा। फिर धीरे धीरे उस पर मेहनत करी, टीचर्स ने सपोर्ट करा, एक एक गलती पॉइंट आउट करी, अपना जो स्टडी शेड्यूल था या फिर जो एनालिसिस था टेस्ट का, उसको इम्प्रूव करता गया,
उसके थ्रू फिर वो स्कोर इंक्रीज हुआ। ओके, यू टॉक्ड अबाउट टेस्ट एनालिसिस, तो आपको क्या लगता है कितना रोल है मॉक टेस्ट का, या फिर अगर आप बोलो जेनेसिस ग्रैंड टेस्ट जो होते हैं उसका कितना रोल रहा है आपकी जर्नी में? बहुत अच्छा खासा रोल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो पीवाईक्यूज होते हैं, लेकिन जो खुद से बिल्ड क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट लेवल के, हाई लेवल के, उसको सॉल्व करने में जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है, और नए नए क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है उसका भी थोड़ा बहुत बिल्डअप में हेल्प होता है। फिर मेन टेस्ट एनालिसिस में ये था कि जो वो गलतियाँ हो रही है वो अच्छे से चेक करी मैंने, अपनी गलतियाँ देखी कि मैंने इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से ट्राई करा था और कौन सी अप्रोच लगनी थी, उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट हुआ था, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस जब बिना लिखे तो याद हुई नहीं थी, तो शुरू में तो मैंने बस रट्टे मार के याद कर ली थी, लेकिन जब टेस्ट में आई तब कुछ नहीं याद रही। उसके बाद फिर उसको लिख के अच्छी तरह याद करा, फिर धीरे धीरे वो गेन होती गई। ओके, तो मतलब आपकी जो इतनी डिलिजेंस और परसेवरेंस रही उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो अब आपने सक्सेस। टेस्ट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिना टेस्ट एनालिसिस के आप अपनी गलतियों को कभी भी मतलब स्कोर को और गलतियां पता नहीं कर सकते। टेस्ट एनालिसिस ये भी नहीं होता कि मतलब आधे घंटे या 15 मिनट में बस आंसर चेक करे हो गया। नियरली मेरे को 2 to 3 आवर्स लग जाते थे टेस्ट एनालिसिस करने में, सिर्फ एक टेस्ट के एनालिसिस को। ओके, चाहे वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो फिर भी मैं उसकी प्रॉपर रीजनिंग चेक करता था जो आंसर की आती थी उसमें, कि ये किस बेसिस पर मैंने तुक्के से ठीक हुआ है, बाय चांस मेरी जो रीजनिंग है वो करेक्ट है, और जो गलत होते थे उसका प्रॉपर एक पूरी शीट या कॉपी मेंटेन कर रखी थी मैंने डेट के साथ कि ये गलतियां थी। उसके बाद मैं उसमें अपनी अप्रोच लिखता था कि मैंने इस अप्रोचेस को ट्राई करा था करने के लिए, वो भी गलत था। एज सच करके फिर मुझे अपने वीक टॉपिक्स पता चले, कौन कौन चैप्टर मेरे वीक्स हैं या स्ट्रॉन्ग है। सेम केमिस्ट्री के साथ हुआ था। बायो में थोड़ा बहुत अलग था। बायो में एज सच जो गलतियां थी वो रीडिंग में थी, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू ही होता है सारा बायो में, तो रीडिंग स्किल्स मैटर करती है, और वो जैसे 5 मिनट में एक पेज पढ़ो या 15 मिनट में वो डिफरेंस होता है। तो शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स लगाए थे मैंने एक पेज पे, जो एक पेज पे मेन पॉइंट्स थे बायो के, उस पर स्टिक करता रहा था। एज सच फिर बायो भी धीरे धीरे स्कोर अप होता गया था। तो इतनी इन डेप्थ एनालिसिस आपको कैसे करनी है, कैसे करनी है? टीचर्स ने गाइड किया या फिर आपने? साहिल सर से मैं पर्सनली इस बात पे मिलने गया था कि मेरे 3-4 मॉक टेस्ट हो चुके थे, स्कोर 250 230 घूम रहे थे, और जो दूसरे बैच के बच्चे थे वो 350 या 400 तक टच कर रहे थे। तो उनका स्कोर 50-60 बढ़ रहा था डायरेक्ट, मेरा मुश्किल से 10 या 20% 10-20 मार्क्स। साहिल सर ने मेरे को सबसे पहले कहा था कि टेस्ट एनालिसिस करा कर। टेस्ट एनालिसिस शुरू में मैंने भी आधे घंटे में की, हाँ ये तो आसान था, हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने उस पर टाइम ज़्यादा लगाया था, तब जाके पूरी तरह जो होता है टेस्ट एनालिसिस के बारे में मुझे पता चला। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट दो फिजिक्स था। 10th क्लास में तो इजी थी, लेकिन +1 में आते वो बहुत डिफिकल्ट हुई। शुरू में तो शुरू में जब डायमेंशन वाले चैप्टर शुरू हुआ तब ठीक था, लेकिन जब धीरे धीरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आए थे तो वो आगे जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक जो आया था वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। फिजिक्स 2 कंसेप्ट वाइज समझ में आ जाती, लेकिन न्यूमेरिकल को कैसे फेस करना उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। जिस होमवर्क मिलता था तो 20 में से मेरे नियरली 7 या 8 क्वेश्चन से निकलते थे, बाकी सारे डाउट में जाते थे। उसके कारण और सर मतलब डांटते तो थे, उसके बाद पता जो देते थे कि हाँ ये गलती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो टूट रहा था फिजिक्स में वो एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन हुआ था। लेकिन धीरे धीरे फिर वो 7-8 क्वेश्चन से 20 तक पहुंचा था मैं। ओके, तो कितना टाइम लगा आपको ये जर्नी करने में 7-8 से 20 क्वेश्चंस की? ये 5-6 मंथ्स मुझे लग गए थे। उसमें बेसिकली मैंने जो शेड्यूल था उसमें चेंज करा था। 3 to 4 आवर्स मैंने फिजिक्स के लिए अलग से निकालने शुरू करे थे। होमवर्क्स का अलग टाइम था, उसके अलावा एनसीईआरटी स्टडी करी या ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियो देखी, या जो मॉड्यूल्स थे जीनेसिस के उसके क्वेश्चन लगाए। उसके थ्रू जो एक्यूरेसी थी या फिर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट की वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो इनिशियली बाद में बढ़ते चले गए। ओके, आपका रूटीन कैसा रहता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? रूटीन फर्स्ट में जेनेसिस की क्लास थी, जेनेसिस क्लास में हाफ एन आवर या जब तक 4-5 o'clock तक ब्रेक होता था। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में लगाता था बायोलॉजी की नियरली 1.5 to 2 आवर्स। उस शिफ्ट में सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, वो टॉपिक की या उस चैप्टर की। थोड़ा बहुत इनिशियली मैं खुद से भी पढ़ लेता था, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हुए तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आया इसके बारे में। फिर केमिस्ट्री का आता था। केमिस्ट्री में सिर्फ जब स्टार्टिंग हुई थी 11th की तब सिर्फ नोट्स से ही मैंने करा था, नोट्स रिवाइज करता था, और जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के थे वो सॉल्व करता था। नोट्स कौन से जेनेसिस वाले नोट्स? जेनेसिस वाले जो नोट्स थे वही रिवाइज होते थे।
एनसीईआरटी के सिर्फ बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो लगाता था, लेकिन फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी थी, एग्जाम्पलर तब लगाता था जब वो पूरा चैप्टर टिप्स पे हो जाता था। फिजिक्स में थ्योरी का था सबसे, फिजिक्स में 1 to 1.5 आवर्स में थ्योरी पे ही लगाता था, एक एक चीज़ को समझने में। फॉर्मूला तो याद हो जाते थे, लेकिन उस फॉर्मूला में जो मास है वो ग्राम में है, केजी में है, कैसे डिराइव हुआ है, उस पर भी ध्यान लगाना बहुत जरूरी था। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आता था। तो ये डेली आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे? हाँ, दो साल आपने डेली ये शेड्यूल फॉलो? धीरे धीरे वो टाइम लिमिट थोड़ी बहुत चेंज होती गई थी। 2 सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा टाइम लगे तो तीसरा सब्जेक्ट लूज आउट हो रहा था, फिर वो मेंटेन करा था, क्योंकि जब क्लासेस थी तब तो वो मेंटेन हो रहा था, बीच में जब स्कूल के एग्जाम थे या मॉक टेस्ट आ गए थे तब वो शेड्यूल थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। उसके लिए फिर अलग से एक्स्ट्रा टाइम लगाना रात को स्टार्ट करा था, वो प्रैक्टिस का ही था। उसमें ऐसा थ्योरी का मैंने कुछ नहीं करा था, न्यूमेरिकल्स या रिएक्शंस या बायोलॉजी के जो भी डायग्राम होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो बनाना पड़ा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद जैसे आपने फेवरेट सब्जेक्ट तो हो गया, लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट में क्या अप्रोच थी? कौन सा सब्जेक्ट था लीस्ट फेवरेट? लीस्ट में केमिस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन से मैं बहुत भागता था, रिएक्शन याद करने में, स्पेसिफिक जो नेम रिएक्शन थी वो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं होती थी। जो न्यूमेरिकल्स थे वो सम हाउ मैं कर लेता था, वो भी मतलब अच्छी लगती। मेन तो रिएक्शंस के कारण ही था जो मैं केमिस्ट्री से भाग गया। +2 फुल्ली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उसमें सारी रिएक्शन स्पेसिफिक नाम के साथ जो रूल्स थे वो फॉलो करे। इनिशियली वो बहुत मुश्किल रहा था, इनिशियली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर उसमें खुद के नोट्स बनाए थे, सारी रिएक्शंस खुद मैंने 2-2 3-3 बार अपने नोट्स में करी थी, तब जाके वो मुझे याद हुई थी। डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क तो डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर सबसे चैलेंजिंग पार्ट किसी भी स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की जर्नी में आता है? तो डू यू रिमेंबर एनी सच इंसिडेंट दैट यू फेल्ट पर्सनली वाज द हार्डेस्ट फॉर यू? हार्डेस्ट हुई स्कोर का रहा है मेरा हार्डेस्ट, क्योंकि जो इनिशियली मेरे साथ जो दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल था, उनका स्कोर डेलिबरेटली हर टेस्ट में 50-60 मार्क्स इंक्रीज होता रहा। मेरा उसी अराउंड 250 अराउंड स्ट्रक हो चुका था। उसका मुझे बहुत मतलब इनिशियली बाद में भी 3-4 मंथ तक बहुत रहा था कि ये नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, इसी पे स्ट्रक हो रखे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्स्टेंसी आई, एनालिसिस अच्छे से करा, तो लास्ट के टाइम पर वो स्कोर बढ़ा था। इनिशियली स्कोर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ये होता है कॉन्फिडेंस अब ज़्यादा हो जाता है कि स्कोर अचीव हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक आते आते वो स्कोर अचीव करना इतना आसान नहीं रहता। इनिशियली तो जो टेस्ट था वो 1 या 2 चैप्टर्स का था, लेकिन लास्ट जब फुल सिलेबस टेस्ट आता है 20-30 चैप्टर्स, तो उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो वो धीरे धीरे जब 1-1, 2-2 चैप्टर टिप्स पर होते रहे, तो उसके अकॉर्डिंग जब 20-30 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट हुआ था, तो स्कोर अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया था। ओके, आप फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह क्या करते थे? फिजिकल एक्टिविटीज एज सच कोई नहीं थी, बस लिसनिंग टू म्यूजिक था, हॉबीज एक तरह से। बाहर भी मैं एज सच निकलना ही जाता था, घर पे जब बोर हो रहा या टीवी देख रहे, टीवी भी मोस्टली तो लिसनिंग टू म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक सुनता हूँ, एज सच कुछ नहीं। ओके, मतलब डिस्ट्रैक्शंस जो इस एज में मुझे लगता है बहुत लोगों को होती है, यू डिड नॉट फेस अ प्रॉब्लम इन दैट? डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं थी, बस एक यूट्यूब थोड़ा बहुत मैं वीडियोस के लिए चला लेता था, गानों के लिए। ऐसा इंस्टाग्राम या स्नैपचैट में भी नहीं था अकाउंट डिलीट कर चुका था मैं 10th क्लास में, अब उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं था। ओके, फ्रेंड्स आपके, टॉक अबाउट योर फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड्स अब अलग अलग स्ट्रीम के हो गए थे। जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेसिकली नॉर्मेड में चला गया था, तो उससे कॉल पे बात होती रही थी, हम मिलते वीकली बेसिस पर, सैटरडे संडे हम मिलते थे। जो बाकी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल स्कूल का, पिछले स्कूल का, वो भी कॉल पे बात हो गई। ऐसे पर्सनली मीटिंग का मेरे पे ऐसा टाइम नहीं था, उन पे भी नहीं था, वो खुद बिजी थे, मैं खुद बिजी। जीनीसिस के फ्रेंड्स थे, उनको तो डेली कोचिंग में आना है तो मिल लिया, वैसे उसके अलावा मैं किसी से नहीं मिलता। मतलब बेसिकली एक लेजर फोकस से आपने प्रिपरेशन करी है। बट बहुत बार प्रिपरेशन के टाइम पे ना बंदा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। सो डिड यू फेस सच टाइम्स? एक तो आपने टेस्ट वाली जो जर्नी बोली, तो मुझे ये जानना है कि कैसा रहा वो प्रोसेस स्टिक करने का, कि मेरे को फिर भी मेरे मार्क्स आ जाएंगे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो व्हाट मेड यू होल्ड ऑन? वो इनिशियली वो हुआ था, मैं भी मतलब रोया भी था कि स्कोर नहीं आ रहा। फिर जो मेरी पिछली अचीवमेंट्स थी 10th क्लास की हुई, वो मैंने स्पेसिफिक जिस रूम में मैं स्टडी करता था उसमें ऊपर चिपका रखी थी, बिल्कुल टेबल के सामने। तो उसको देख के थोड़ा बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस टाइम पे अगर मैं अचीव कर पाया था, जब
ऑलरेडी किसी को नहीं लगता कि 86.4% आ जाएंगे 10th क्लास में 65% से, उसको देख के मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। या तो कॉलेज ड्रीम कॉलेज है उसकी मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखा था उसकी फ़ोटो देख के, या अपनी जो पिछली अचीवमेंट्स हैं चाहे वो स्टडीज़ की हो चाहे वो उसमें स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मेरे को उसमें 2-3 मेडल्स हैं मेरे पे, उसको देख के हुआ था। Okay, that's great. Talk about the role of teachers in your life. टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि इनिशियली मुझे लगता था कि हो जाएगा इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन विद टाइम मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी टेस्ट में स्कोर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो। सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे फिजिक्स में आई थी न्यूमेरिकल्स में, जो भी देव सर, साहिल सर, जो भी फिजिक्स वाले, अंकित सर, 3-4 टीचर्स से मैं पढ़ चुका सेपरेटली फिजिक्स। एक सेम बात थी कि जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जेनेसिस के हर टीचर आपके लिए हर वक्त हाँ, अवेलेबल थे। हाँ जी, हर मैं डाउट भी लेने जाता था एसएस ब्रेक में, विद इन क्लास में भी परमिशन लेके, तो एसएस को भी मना नहीं करा कि नहीं डाउट नहीं लेना, डाउट लेते थे। पर वही मतलब डाउट का ये था कि मेरे से पूरी एनालिसिस करा जाता कि उन्हें कितने क्वेश्चन लगाए हैं, उसमें से कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए। That's a great thing. एक स्टेप जो मैंने कर रखा था वो चेक करा जाता था कि मैंने कैलकुलेटर का तो नहीं यूज़ करा कैलकुलेशंस में, या खुद से ही करी। एज सच उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, और जो मेरी मिस्टेक्स थी न्यूमेरिकल्स में वो भी फाइंड आउट होती गई थी। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा था। केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था क्लास में, जब मैम विद इन क्लास क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती थी। उसकी जो टॉपिक्स है वो आपस में एक दूसरे इंटर रिलेटेड होते हैं, तो नया टॉपिक्स जब पिछले टॉपिक से रिलेटेड था तो उससे मैम पूरी क्लास में क्वेश्चन पूछती थी। उस क्वेश्चंस का आंसर करने से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। उसके अलावा भी 2-3 बार वाइवा हो चुकी हैं सब्जेक्ट वाइज, उस वाइवा में भी कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हुआ था केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी के लिए बेस्ट एनसीईआरटी का था, सर ने भी और मैम ने भी, तो मैं आधे से एनसीईआरटी को हाईलाइट कर चुका था और स्टिकी नोट्स भी बना चुका था। तो वही डायरेक्ट मैं सर को दिखाता था कि मैं जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख चुका हूँ, और जो हाईलाइट्स हैं वो अलग है। उस पर मतलब हाईलाइट्स बेसिकली जो PYQs होते थे उनको करता था, और जो उसमें मेन पॉइंट्स होते थे पर्टिकुलर पेज में उसको स्टिकी नोट्स पे लिख देता था। That's great, that's great. आपको वो दिन तो याद होगा डेफिनेटली जिस दिन आपका एग्जाम था। Walk us through the journey, कैसा था वो दिन? वो बेसिकली मैं 1-2 आवर्स अर्ली पहुंच गया था सेंटर पे, तो थोड़ा बहुत पैनिक हुआ था। सेंटर करनाल में था ना? हाँ जी, तो थोड़ा बहुत पैनिक हुआ था, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन पे ही ध्यान दिया था। तब जो टॉपिक मुझे बेसिकली सबसे ज़्यादा आते थे, मैंने उन पे ही ध्यान दिया था, ना कि उन पे जो मेरे को नहीं आते। जो नहीं आते थे उन पे मतलब वीक टॉपिक्स बेसिकली, तो उन पे था कि कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए। एंड लास्ट टाइम पे तो शॉर्ट रिवीजन करी थी, मैं अपने नोट्स लेके गया था। फिर नोट्स जब गया था सेंटर में, जब सबसे पहले क्वेश्चन देखा मैंने फिजिक्स का, और वो बाय चांस जो मेरा सेट था उसमें जो फिजिक्स का सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया था वो फर्स्ट क्वेश्चन था। उसको देख के मैं बहुत पैनिक हो गया था, मतलब इतनी हाई लेवल की फिजिक्स कैसे होएगी। मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने छोड़ा, फिजिक्स ही छोड़ दी थी सेक्शन। एंड अभी फिजिक्स हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब आप प्लान करके गए थे स्ट्रेटजी की पहले में? स्ट्रेटजी पहले थी मेरी फिजिक्स की, सेकंड बायो, लास्ट में केमिस्ट्री की। तो पहले मैंने फिजिक्स खोला था। फिजिक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही थोड़ा बहुत अच्छे खासे लेवल था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत टूटा था। तो फिर मैंने वो सोचा फिजिक्स का सेक्शन स्किप करा था मैंने केमिस्ट्री और बायो पे भी। फिर लास्ट में नियरली हाफ एन आवर बचा था, तब मैंने फिजिक्स करी थी। तो उसमें पैनिक हुआ था मेरे को, लेकिन वो ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था। जो आते थे मुझे क्वेश्चंस वो मैं करता था। जब आपका एग्जाम हो गया तो यू वर श्योर, मतलब क्या था कि कैसा हुआ पेपर? बंदे को पता चल जाता है कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मेन फिजिक्स में ही डाउट था, केमिस्ट्री और बायो में ऐसा इतना कोई मुझे डाउट नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री जब रिजल्ट आया था उसमें ऐसा नहीं हुआ था। केमिस्ट्री में कम थे, फिजिक्स में उल्टे ज़्यादा थे। जिसमें मैं डाउट कर रहा था उससे मैं स्कोर में कर गया था, लेकिन जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि केमिस्ट्री तो हो जाती है, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में स्कोर में नहीं कर पाया था। बायो का जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना ही था। ऐसा स्कोर तो मैं बना चुका था तभी, जब सेंटर से नियरली इतने ही आएंगे, लेकिन उससे कम हो गए थे। 20 मार्क्स उससे कम ही आए मेरे, जो मैंने बनाए थे। तो मतलब आपको पता था पहले से कि सीट तो मिल ही जाएगी।
सीट का नहीं था, थोड़ा बहुत सीट का रैंक के बेसिस पर था, तो मुझे रैंक का थोड़ा बहुत डाउट था। पेपर तो सब कहते कि टफ है कि रैंक अच्छी आ सकती है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तो थोड़ा बहुत था कि रैंक अगर ज़्यादा नीचे आ गई तो सीट शायद ना मिले। लेकिन रैंक वो इतनी नहीं आई, मतलब जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे तो बहुत अच्छी आई थी, उसके कंपैरिजन में फिर सीट मिली। ओके, टॉक अबाउट द रोल ऑफ योर पेरेंट्स इन दिस जर्नी। उन्होंने कितना सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया? पेरेंट्स बेसिकली जो ऑलरेडी नीट क्रैक कर चुके हैं, जो उनकी स्टोरीज मेरे को, या उनकी जो बुक्स थी, बेसिकली बुक्स नहीं, ऑनलाइन जो स्टोरीज थी वो सुनाते थे, बताते थे। उसमें भी यही था कि इनिशियली जो उनका स्कोर था वो नहीं बढ़ता था, उसमें वो स्टक रहते थे, बाद में उसकी उन्होंने गेन कर लिया था। तो मेरे पे भी वही प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा था। पापा में यही रोल था, पापा ने यही बहुत करा, और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत फील्ड, मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग जो होता है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस टाइप या स्टडी वाइज उसमें हेल्प करी थी। मम्मा ने भी ऐसा। ओके, तो मतलब आपके घर पे बहुत ही ज्यादा कूल एटमॉस्फेयर था, कोई ऐसा प्रेशर नहीं आप पे था कि ये करना है? प्रेशर नहीं था, बल्कि वो मेरे को कहते थे कि बाहर चला जाए कर, घूम फिर आया कर, जितना दिन पूरा दिन पढ़ता रहता है उसका भी कोई फायदा नहीं। उल्टा वो मेरे को मना करते थे कि इतना ज़्यादा ना पढ़ा कर वो तो, लेकिन मैं बाहर जाता नहीं था, पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहता। घर से ऐसा मुझे कोई इतना प्रेशर नहीं था पढ़ाई का, वो खुद से जब मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिली थी तो फिर मैं खुद से लगा रहता। ओके, तो मतलब मोस्टली आप ज़्यादा टाइम जेनेसिस पे स्पेंड करते थे एंड बाकी सेल्फ स्टडी। ओके, जेनेसिस में आपको सबसे ज़्यादा एक वन फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बोलो इस रीज़न की वजह से क्लियर हो गया, तो व्हाट इज दैट वन फैक्टर? वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना और वो क्लैरिफाई करना। जैसे मिस्टेक्स तो मैं अगर मिस्टेक देखूंगा तो मुझे लगेगा कि एक या दो मिस्टेक या नहीं मिलेगी कि ये, लेकिन जब टीचर्स को पता है कि क्या मिस्टेक है तो उसको फिर पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये गलती यहाँ कर रहा है, इसमें कर रहा है। उसके कारण मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत हेल्प रहा है मेरे लिए, चाहे वो कोई मर्जी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस है, क्यों ना साइंस भी हर टाइम जब मैं मिलने जाता था पर्सनली, जो भी मिस्टेक्स थी मेरी सारी क्लैरिफाई कर देते थे। वो फैक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है स्कोर के लिए या इस जर्नी में। मिस्टेक्स के अलावा वैसे साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, कंपैरिजन आ जाता है या कुछ भी रीजन से, तो फिर आपकी क्या अप्रोच रहती थी? किस टीचर के पास आप जाके प्रॉब्लम्स? वो अप्रोच साहिल सर पे रहती थी। इनिशियली तो मैं टाइम लेता था साहिल सर से मिलने के लिए, लेकिन जब मैं ब्रांच मेरी चेंज हुई थी तब मैं जब भी मन करता साहिल सर से मिलने चला जाता। साहिल सर एक ही बात कहते थे कि हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, तो बाकी बच्चों को कंपटीशन में देख रहा है ना, उसको इतना इग्नोर कर, अपने पे ध्यान दे। तो 1,18,000 के अराउंड सीट्स हैं, तो उसमें हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, अपनी वो एक सीट रिजर्व कैसे करनी है उस पर ध्यान दो, ना कि बाकी बच्चे जो किसका कितना स्कोर आ रहा है उस पर ध्यान दो। फिर एक ड्रॉपर्स का भी था कि जो एक 2 साल के ड्रॉपर हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पा, उस पर भी यही बात थी कि अपनी सीट पे अपने पे ध्यान देना है, बाकी का कितना स्कोर है उस पर कोई ध्यान नहीं देना, अपनी गलतियों पे और अपनी मेहनत। आपके दिमाग में 1% भी स्टार्टिंग में या प्रिपरेशन फेज में आया था कि नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप ले लूंगा या समथिंग? वो आया था, ड्रॉप का मेरा था कि इनिशियली जब स्कोर कम था तब मुझे लग रहा था कि ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, इस मार्क्स पर नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा, पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, साहिल सर ने और पूरे टीचर्स ने सपोर्ट करा, तो वो थोड़ा बहुत चला गया। साहिल सर ने भी जब मैं जाता था तो वो हमेशा ही कहते हैं तो अभी से ड्रॉप के बारे में सोचने लगा, उधर पे 1 साल है, मेहनत कर, क्या पता ना लगे ड्रॉप। इनिशियली तो क्यों नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच के चल। ग्रैंड टेस्ट में क्या अप्रोच रहती थी? ग्रैंड टेस्ट में बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो मैंने बना रखे थे उसी से रिवाइज करता था। जो मेन नोट्स थे जेनेसिस के, उसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा था वो पढ़ता था और शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाता था। ग्रैंड टेस्ट के 1-2 दिन पहले मैं कोई न्यूमेरिकल्स, कोई रिएक्शंस नहीं पढ़ता था ताकि कॉन्फिडेंस ना टूटे। उसके वही अप्रोच थी, और जब टेस्ट हो जाता था उसके बाद एनालिसिस पे अच्छा खासा टाइम लगता था। बुक लिस्ट शेयर कर दो एक बार, सारी बुक लिस्ट जो आपने फॉलो की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की है। बेसिकली एज सच तो उसके लिए बायोलॉजी के लिए मैं तो एमटीजी करी थी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एमटीजी की, और फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी के थ्रू ही गया था। एनसीईआरटी के अलावा एसएल अरोड़ा थी, उसके मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो मैंने टिप्स लगाई थी।
केमिस्ट्री के लिए एज सच मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी, सिर्फ जो जेनेसिस के मॉड्यूल्स थे उसके जब रेफरेंस लेनी थी उनके लिए। ओके, मतलब आपकी बुक लिस्ट जो थी वो काफी लिमिटेड थी। हाँ। एक वो भी रीजन था कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि ये भी करना है हाँ। वो भी करना है। यू हैड वेरी लिमिटेड सोर्सेज एंड हाँ। उसको करके ही यू फेल्ट कि हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब जब एडमिशन हो गया, व्हाट इज द फीलिंग? अब फाइनली जो 1.5-2 साल से जो मेहनत करी थी उसका रिजल्ट मिल गया, और जो ब्रेक डाउन हुए थे, जो मैं रोया हुआ था, उसका भी फाइनली अब जो है फाइनल जो होना था वो हो गया। मेन आपको मेहनत ये वाली लगती है या फिर 9 to 10 वाली जर्नी में लगती है, वो जो जंप एकदम से? 9th-10th वाली मेन लगती है, क्योंकि अगर मैं उसमें इतना अच्छा खासा स्कोर ना कर पाता तो अब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि नीट में टैकल करने के लिए। मेन तो वही था। 9th-10th में मैंने बहुत चेंज करा था अपने आप को, पढ़ाई के मामले में भी और फ्रेंडशिप के मामले में। बहुत लिमिटेड से फ्रेंड्स और इंट्रोवर्ट हो चुका था मैं, सिर्फ जो ध्यान था वो पढ़ाई पे था। उसी के कारण है शायद कि जो आज मैं MBBS की सीट में joined। Definitely, that's great, that's great. बट आपको पता होगा कोटा में भी ये जो इतनी सुसाइड्स वगैरह के बारे में बातचीत चल रही है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो मे बी प्रेशर के कारण हो सकती है या ज़्यादा पढ़ाई के कारण भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो बेसिकली ट्राई सिटी टॉपर है या स्कूल टॉपर है वही मेन वहाँ पे जा रहे हैं। जो एक एवरेज बच्चा जाता है तो उसको बहुत लो फील होता है, क्योंकि उसका स्टैंड वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता मार्क्स में या वैसे भी। तो उसके लिए उसको बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना चाहिए एंड तक, और प्रेशर अपने पे इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो मेन आपको लगता है कि आपके केस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एट जेनेसिस रियली हेल्प, कि उस वजह से यू कुड ड्रीम कि ये हो पाएगा एंड ये जी। डेफिनेटली फर्स्ट ड्रीम में ही हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो ये देखेंगे? लास्ट मैसेज की लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए चाहे स्कोर जितना मर्जी आए, और बेसिकली पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स की मेहनत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। कांग्रेचुलेशंस अगेन।